अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम दुनिया के साथ में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, वस्ती एशिया के मुल्क कज़ाकिस्तान के हवाले से आज हमें बात करनी है, इसलिए कि वहाँ ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद होने वाले मुजाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। कज़ाकिस्तान में इतवार से शुरू होने वाले एहतजाज से मुतालिक कोई नहीं जानता था कि ये न सिर्फ मुल्क के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर देगा बल्कि आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ भी बन जाएगा। कज़ाकिस्तान के सदर ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मुल्क में इमरजेंसी तो नाफिज कर ही रखी है, लेकिन अब मुजाहिरीन के सरकारी दफातर पर हमलों के बाद कज़ाकिस्तान के सदर की जानिब से पुलिस को बिना वार्निंग गोलियां चलाने का इख्तियार दे दिया गया है। कज़ाकिस्तान के सदर ने खिताब में कहा कि ईंधन की कीमतों में इजाफे को वापस ले लिया गया है, मुजाहिरीन का एहतजाज बिला जवाज है। ये भी इंकशाफ किया गया कि हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के पीछे गैर मुल्की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द हैं। नाज़रीन, पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद कज़ाकिस्तान के सदर की अपील पर अमन व अमान की बहाली के लिए रूसी फौजी दस्ते भी मुल्क में पहुंच चुके हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में रूस के अलावा कज़ाकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान और आर्मीनिया रुकन है। CSTO इत्तेहाद की जानिब से भेजे जाने वाले फौजी दस्तों की तादाद तकरीबन 2500 बताई जाती है और इत्तेहाद की जानिब से कहा गया है कि ये दस्ते सिर्फ अमन कायम करने के लिए भेजे गए हैं, इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से कज़ाकिस्तान की हुकूमत और मुजाहिरीन पर जोर दिया गया है कि वो तशद्दुद का रास्ता अपनाने से गुरेज करें। अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वो रूसी दस्तों की कज़ाकिस्तान आमद पर नज़र रख रहे हैं और वो सारी दुनिया को देख रहे हैं कि कज़ाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी न हो सके। अब ये मामला इस कदर बिगड़ क्यों गया है? बात तो हो रही थी ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों की, लेकिन सदर साहब तो ये फरमा रहे हैं कि जिन बढ़ती कीमतों पर लोगों को एतराज़ था वो तो इजाफा वापस ले लिया गया है। तो फिर ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ये तो बिला जवाज़ है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो इतना बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है कि जो भी मुजाहरे के लिए सड़क पर बाहर आए, बाहर निकले, उसको कोई वार्निंग तक देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस पर गोली चला दें। ये वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को हुक्म दिया गया है वहाँ के प्रेसिडेंट की जानिब से। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं जी। सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अतहर काज़मी साहब लंदन में मौजूद है, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतहर काज़मी साहब। जी वालेकुम सलाम। अतहर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं आप मेरे शो के लिए। अतहर काज़मी साहब, ये फरमा दीजिएगा पहले तो ये जो सारा मामला है ये वाक़तन ईंधन की कीमतों को लेकर बिगड़ा है, या आपको भी लगता है कि जो बात अब प्रेसिडेंट कर रहे हैं कि मकासद कुछ और हैं, इन लोगों को भड़काने के पीछे कोई और कुव्वतें जो हैं वो मौजूद हैं? देखिए, मसला तो ईंधन की कीमतों से ही शुरू हुआ था और ऑब्वियसली आपको पता है महंगाई इस वक्त एक आलमी मसला बन चुका है और ये जो मुल्क है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें दुनिया के 3% ऑयल रिजर्व्स हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एनर्जी रिच मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे कीमतों में इजाफा हुआ जिसकी वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार थी, परेशानियां थी। लेकिन अब ये एक तरह से इसने सियासी रुख इख्तियार कर लिया और जिस जानिब वहां की हुकूमत इशारा कर रही है और कुछ जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि इस सारी सूरत हाल से कोई बैरूनी हाथ फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग जिनकी ख्वाहिश है कि वो रूस को कंटेन करें और जिनकी ख्वाहिश है कि वो रूस के ऊपर चेक रखें, वो इस सारी सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि यहाँ पे ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कजाकिस्तान जो है रूस का हमसाया है, एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ चीन है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो प्रो मगरिब हो, प्रो वेस्ट हो, अमेरिका नवाज हो, तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं रूस और चीन के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये भी एक चीज है जिसकी जानिब तज्जियाकार इशारा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये जो ऑर्डर दिया गया है यहाँ प्रेसिडेंट की जानिब से कि हुकूमत मुखालिफ ये जो मुजाहरे हैं इनके पीछे गैर मुल्की तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं, क्या वाकई ऐसा है? सिर्फ इस वजह से ये ऑर्डर दिया गया है? और आप खुद अतर साहब इस पर क्या तज्जिया रखते हैं, क्या राय रखते हैं इस ऑर्डर को देखते हुए? किसी वार्निंग तक नहीं देनी है, बस गोली चला दें आप, स्ट्रेट फायर। अच्छा, अब ये जो है अब ऑर्डर पता नहीं, मैंने कोई ऐसा साइन हुआ हुआ ऑर्डर तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ पे भी इस किस्म की सूरत-ए-हाल हो, जहाँ पे रियासत खतरे में पड़ जाए, इसलिए कि हमने हाल ही में कुछ अरसा कबल ही हमने अमेरिका में भी इस तरह की सूरत-ए-हाल देखी थी, जब कैपिटल हिल के ऊपर लोगों ने जाके हमला किया था, तो वहाँ पे भी हलाकतें हुई थी और बड़ी मुश्किलात हुई थी। तो यही होता है कि जब इस तरह की अनार्की फैलेगी और मुल्क में इस तरह का अंदेशा होगा कि ना कोई निज़ाम रहेगा और हुकूमत गिर जाएगी, तो फिर इस तरह के ऑर्डर्स तो दिए जाते हैं, इसलिए कि सिक्योरिटी उन्होंने मेंटेन करनी होती है और जिस तरीके से हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है,
वहाँ की हुकूमत ये कह रही है जो कुछ वहाँ पे मुज़ाहिरीन हैं वो मुसल्लह हैं, उन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं। इस तरह की फुटेजेज़ भी वहाँ से हमने देखी कि जब गाड़ियों को रोका गया तो उसमें से बंदूकें वगैरह निकली। तो ऐसी सूरत में ऑब्वियसली फिर सिक्योरिटी जो फ़ोर्सेज़ हैं वो अपना कदम उठाती हैं और उनकी कोशिश होती है कि सूरत-ए-हाल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़े पैमाने के ऊपर अगर लोगों को वहाँ पे मारा गया तो वो हुकूमत फिर के लिए वो बेहतर साबित होगा या हुकूमत के लिए कोई वो अच्छी चीज़ होगी। हुकूमत की यही कोशिश होगी कि जितने अच्छे तरीके से इस मसले को हल कर लिया जाए, तो वो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है। मैं कुछ चाहूँगी इत्ते साहब हम सीएसटीओ के दस्ते जो यहाँ पर मौजूद हैं उसके हवाले से बात कर लें। रूसी इत्तेहाद के दस्तों ने कह दिया है कि वो सिर्फ अमन कायम करने में मदद के लिए आए हैं, लेकिन मगरिब को इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ खुद रूसी मिनिस्टर जो हैं उनका ये भी कहना है कि रूस बेलारूस की तरह कज़ाकिस्तान को सोवियत यूनियन के ढांचे पर मबनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करेगा। तो आप भी बताइएगा कि आपकी नज़र में वाक़तन ऐसा हो सकता है, और अमेरिका जो तशवीश ज़ाहिर कर रहा है कि जी हम नज़र रखे हुए हैं सारे मामले पर, हालात को कोई और रुख इख्तियार नहीं करने देंगे, तो वाक़तन हालात कुछ और रुख इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, ये जो सारी कवरेज है ना, जो इस सारे मामले की न्यूज़ कवरेज हो रही है, मैं लंदन में बैठा हुआ मगरिबी प्रेस को देख रहा हूँ और जो ही इस तरह की खबरें आना शुरू हुई, तो बैन अल-अक़वामी जो मीडिया है, बरतानिया का और अमेरिका का और दीगर जो मगरिबी मीडिया, उसके ऊपर जो सबसे बड़ी कल बहस हो रही थी और बड़े-बड़े लोग उसमें आके शरीक थे और वो बहस कर रहे थे कि ये जो मुज़ाहरे कज़ाकिस्तान से शुरू हुए हैं, क्या ये रूस में फैल सकते हैं? क्या सदर पुतिन अभी परेशान होंगे? तो उनको उससे ज़्यादा पहले रूस की फ़िक्र लग गई थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मगरबी ताकतें हैं, जो अमेरिका है, जो दीगर लोग हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत आए, जिससे रूस के लिए मुश्किलात पैदा हों, जो रूस के साथ फ्रेंडली ना हो, उसी तरह की हुकूमत हो जिस तरह की यूक्रेन में है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि अब उनको ये फ़िक्र है कि सदर पुतिन की फ़ोर्सेज़ अगर वहाँ पे चली जाएँगी, तो वहाँ पे ये ना हो कि दोबारा जो हुकूमत इस वक़्त मौजूदा रजीम है, वो मुस्तहकम हो जाए। लेकिन बात ये है कि ये जो देखने वालों के लिए मैं समझाने के लिए एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि ये जो मुल्क है, ये रूस के बॉर्डर पे है। अमेरिका से हज़ारों किलोमीटर दूर है, मग़रिब से हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो उनको अगर इतनी फ़िक्र है, तो यकीनन रूस को भी फ़िक्र होगी कि उनके हमसाये में एक ऐसा मुल्क जहाँ पे अफ़रा-तफ़री फैले, अनार्की फैले, तो वहाँ पे फिर मुश्किलात होंगी रूस के लिए भी। तो इसी वजह से एक ऑर्गनाइज़ेशन है, जिसकी एक ट्रीटी है, उसके तहत वहाँ पे फ़ोर्सेज़ भेजी गई हैं ताकि अमन-ओ-अमान को कायम रखा जा सके। और दूसरी जानिब आज एक रूसी जो सफारतकार हैं, उन्होंने भी मगरिबी मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं उनको खुद सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अमेरिका की फ़ोर्सेज़ इस वक़्त दुनिया के किस-किस मुल्क में हैं। तो हम तो अपने हमसाये के दावत के ऊपर वहाँ पे गए हैं ताकि वहाँ पे अमन कायम किया जा सके। तो आपकी फ़ोर्सेज़ तो पूरी दुनिया में बैठी हुई हैं, आपको उनकी फ़िक्र करनी चाहिए बजाए इसके कि आप हमारे हमसाये की फ़िक्र करें। बिल्कुल, मैं इसी जानिब आना चाह रही थी कि ये जो अमेरिका का कज़ाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ़वर्जियों के हवाले से बयान सामने आया है, जो कहा गया है कि जी हम इन पर नज़र रखे हुए हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या फिर एक्सपेक्ट किया जाए अतर साहब कि अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है, नहीं सँभलती है, तो क्या नेटो इत्तेहाद की जानिब से कोई इक़दामात उठाए जा सकते हैं इसको लेकर? देखिए, ये बड़ी सेंसिटिव जगह है। अब यूक्रेन के मामले पे आपने देखा कि नेटो ने एक स्टांस लिया हुआ है और नेटो कह रही है कि रशिया ये ना करे, वो ना करे, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। लेकिन ये जो मुल्क है कज़ाकिस्तान, यहाँ पे एक तरफ अगर रशिया है, तो दूसरी तरफ चाइना है। यहाँ पे अगर नेटो आएगा या अमेरिका मुदाखलत करेगा, तो वो एक तरह से आग से खेलने के मुतरादिफ होगा और इस चीज़ का इदराक उनको भी है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से जो अवामी सेंटिमेंट है, उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। बातें अब ये हो रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए या रजीम चेंज की जाए। तो उनकी ख्वाहिश ये है कि वहाँ पे उनको पता है कि बंदूक के ज़ोर के ऊपर तो वो कुछ अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ख्वाहिश ये है उनकी कि मुल्क के अंदर से ऐसी चेंज आए, एक ऐसी हुकूमत आए जो मगरिब नवाज़ हो, जो अमेरिका नवाज़ हो। तो इस सिलसिले में कोशिशें वो कर रहे हैं। अब किस तरीके से वो कर रहे हैं, सफारती कर रहे हैं या कोई ग्राउंड पे कोई उनको दी जा रही है सपोर्ट, इस हवाले से तो कज़ाकिस्तान की हुकूमत ही बेहतर बता सकती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन तुर्की की भी कुछ बात कर लेते हैं ना, तुर्की को भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा ये जा रहा है कि अगर कज़ाकिस्तान में इस्तेहकाम या अमन की सूरत हाल बिगड़ती है, तो ये ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हो सकती है। अगर वहाँ अमन कायम होता है, तो ये पूरे ख़ित्ते के लिए बहुत अहम होगा। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को कज़ाकिस्तान की रियासत की जानिब से, वहाँ के अवाम की जानिब से समझा जाएगा कि भई सूरत हाल बहुत संगीन हो चुकी है, मज़ीद संगीन हो सकती है? तो अवाम और रियासत मिलकर कुछ कोशिश करेंगे, मौजूदा बहरान से निकलने में कामयाब हो जाएँगे, आपको लगता है?
देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जब अवाम बाहर निकलते हैं, वो मुज़ाहरा करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई न कोई उनकी शिकायत और गिले-शिकवे होते हैं, इसी वजह से वो बाहर आते हैं। तो ये अगर कहा जाए कि हम हुकूमत को बरी-ओ-ज़िम्मा करार दे दें, वो मुनासिब नहीं होगा। यकीनन कहीं न कहीं कोई न कोई गलती होगी, कहीं न कोई कमी ज़रूर होगी। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इस तरह का एहतजाज होता है और उसका कोई एक मेन लीडर नहीं होता, बिल्कुल अवामी जत्थे होते हैं, अनार्की होती है, तो उसका नतीजा फिर हमने देखा अरब स्प्रिंग के दौरान भी मिस्र के अंदर क्या हुआ, अल्जीरिया के अंदर क्या हुआ, लेकिन उससे तब्दीली किस किस्म की आई? उससे कोई खास तब्दीली तो नहीं आई, दोबारा वही लोग आ गए वहाँ पे इक़्तिदार के अंदर और उसी की तरह सिलसिला चलता रहा। तो यहाँ पे भी अगर कोई तब्दीली आएगी तो वो ग्रेजुअल तब्दीली आएगी और अवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी मर्ज़ी से तब्दीली लाएँ जो जिसका एक जो प्रोसेस के तहत आए। अगर कोई ये कहे कि आधी रात को उठ के वो पूरी हुकूमत को गिरा देंगे, पुलिस को ख़त्म कर देंगे, फ़ौज को ख़त्म कर देंगे, तो फिर सूरत-ए-हाल इराक और शाम जैसी और अफ़गानिस्तान जैसी होगी, जो किसी के हक में भी नहीं है, ना वहाँ के अवाम के हक में है, ना खित्ते के हक में और यही वजह है कि रूस, चीन और तुर्की भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। बिल्कुल जी, किसी के भी मफाद में नहीं है अगर हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, और संभाल कौन सकता है जी, रियासत और वहाँ के अवाम ही इसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए इसको संभाल सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, अब लंदन से हमारे लिए वक्त निकाल रहे थे ख़ास तौर पर हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच मौजूद रहने के लिए जी। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनका तज्ज़िया आप सुन रहे थे। कहना उनका यही है कि जी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है हर जानिब से, लेकिन जहाँ कुछ ऐसी क़ुव्वतें काम कर रही हैं उनको जो शिकस्त है वो वहाँ के अवाम या वहाँ की रियासत ही दे सकती है। काज़ाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, लेकिन जी अब हमें एक बात करनी है एक ऐसी रियासत की जहाँ के अवाम तो चाहते हैं कि यहाँ पर चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन जो वहाँ की हुक्मरान जमात है वो ये नहीं चाहती है कि यहाँ सूरत हाल सही हो पाए। मैं बात कर रही हूँ भारत की, जहाँ हुक्मरान जमात बीजेपी जिसने एक और कारस्तानी सरंजाम दी है, लेकिन बहुत सारी कारस्तानियों की तरह ये कारस्तानी भी पकड़ी गई है। हुआ क्या है? हुआ यह है कि इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए मुसलमानों समेत अक़लियतों और अपने नाकरीन को हरासा करने के लिए एक खुफिया ऐप इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। इंतहा पसंद सरकार के कारिंदे मखसूस हैश टैग्स के जरिए ट्विटर ट्रेंडिंग सेक्शन को हैक करते, बीजेपी से मुंसलिक मुतादिद व्हाट्सएप ग्रुप्स को बनाते, उन्हें चलाते और टैग फोग ऐप के जरिए बीजेपी पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासा करते आ रहे हैं। इंतहा पसंद सरकार कब से ये नेटवर्क चला रही है, पहले इस बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर गेस्ट मौजूद होंगे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे इस बारे में। इंतहा पसंद भारतीय हिंदू, मुसलमानों, मसीहों समेत दीगर अकलियतों को सरेआम अपने तशद्दुद का निशाना बनाते आ रहे हैं। अब सुली डीलर्स बुली बाई के बाद एक और ऐप टैग फॉग के जरिए नाकदीन को हरासा करने के लिए खुफिया ऐप इस्तेमाल करने का इंकशाफ सामने आया है। इंडियन न्यूज वेबसाइट दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल अप्रैल में लड़की ने ट्विटर अकाउंट के बीजेपी के IT सेल का गैर मुतमिन मुलाजिम होने और एक निहायत जदीद खुफिया ऐप के वजूद का दावा किया, जिसका नाम टैग फॉग है। भारतीय लड़की के मुताबिक बीजेपी ये ऐप पार्टी की मकबूलियत को बढ़ाने, नाकदीन को हरासा करने और तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर अवामी राय को एक खास सिम देने के लिए इस्तेमाल करती है। ये ऐप बाईपास रिकैप्चा कोड्स करने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से मुलाजमीन इस पर टेक्स्ट और हैशटैग ट्रेंड्स को ऑटो अपलोड कर सकते हैं। हैशटैग के जरिए ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन को हैक करना, बीजेपी से मुंसलिक मुतादिद व्हाट्सएप ग्रुप्स को बनाना और चलाना और टैग फॉग ऐप के जरिए बीजेपी पर तनकीद करने वाले सहाफियों को ऑनलाइन हरासा करना शामिल है। भारतीय लड़की ने ये भी इंकशाफ किया कि बीजेपी के IT विंग के हेड दिवांग ने 2018 में बीजेपी के लोकसभा इंतखाब में कामयाबी हासिल करने पर उन्हें एक अच्छी नौकरी देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। दी वायर की टीम ने सारे मामलात की खुद तहकीकात करके लड़की के इंकशाफात पर एक बड़ा ऑपरेशन किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में अवामी बहसो मुबाहसा को गुमराह करने के लिए कदम से कदम मिलाकर काम करने वाले सरकारी और निजी अथॉरिटियों के इत्तेहाद की जानिब इशारा कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने जो इंकशाफात किए वो सब सच साबित हुए, जिनमें तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी ट्रेंड को आगे बढ़ाकर और बहसो मुबाहसा को अपने हिसाब से हाईजैक करते हुए किया जा रहा था। टैग फॉग के स्क्रीनशॉट्स ने इसके मुतादिद फीचर्स की निशानदही की और साइबर ट्रुप्स के काम काज के ढांचे को और करीब से समझने में दीवार की टीम की मदद की। ये साइबर आर्मी इस ऐप का इस्तेमाल रोजाना अवामी राय को मुतासिर करने,
आजाद आवाजों को हरासा करने, धमकी देने और इंडिया में एक तरफा इंफॉर्मेशन की तशहीर के लिए करती है। जमहूरियत के नाम निहाद चैंपियन का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। बिल्कुल जी, टेक फोग ऐप जिसके ज़रिए सारी कारस्तानी जो है ये सर अंजाम दी जा रही थी, लेकिन और जैसे बहुत सारी कारस्तानियाँ पकड़ी जाती रही हैं भारत सरकार की, ये भी पकड़ी गई है। लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि भारत की जो डिटाई है, ख़ास तौर पर बीजेपी सरकार की जो डिटाई है, वो इससे भी कम होने वाली नहीं है। बहरहाल फिर इसका तरीक़ाकार क्या है कि भारत को किसी तौर ये बताया जा सके कि भाई इस तरह के ओछे हथकंडे जो है वो अख्तियार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सारी बातें हम जान लेते हैं उस्मान फ़ारूक साहब से, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान फ़ारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं। उस्मान साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, रिपोर्ट हमने अपने नाज़रीन से भी शेयर की है, जो कुछ भारत करता चला रहा है, इंतहा पसंद हिंदुओं का एक के बाद एक कारनामा जो है वो बेनकाब होता चला जा रहा है। बीजेपी नेटवर्क के ज़रिए लोगों को हिरासा किया जा रहा है और इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो नफ़रत फैलाने के लिए अब इंटरनेट का इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब तो नहीं खैर करने लग गए, बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अब इसका हल क्या है? क्योंकि इंटरनेट में ये तो हमें इतराफ़ करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं, सोशल मीडिया के इस्तेमाल में वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन देखिए वो आगे होना उसको पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसका तो नेगेटिव यूज़ किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जी, मुझे एक आपकी आवाज़ थोड़ी सी वॉल्यूम उसका कम है, बट मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ। जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं, ये बेसिकली इस ऐप का नाम है टेक फॉग नामी एक ऐप है। इसको जो कंपनी ऑन करती है वो है मोहल्ला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक इंडियन कंपनी है, वो इसको ऑन करती है। अच्छा, इस बात को अगर हम पीछे थोड़ा चले जाएं, 2019 में जब इंडिया में इलेक्शंस होने वाले थे, तो उस वक्त बीजेपी ने ही इस ऐप ये मोहल्ला टेक की जो शेयर चैट नामी एक ऐप है, इनकी एक और ऐप है, टेक फॉग के अलावा ऐप है, उसको प्रमोट किया। वो जस्ट लाइक फेसबुक टाइप और व्हाट्सएप टाइप ये एक ऐप थी। इनके जितने एमपीज थे, उन्होंने उस ऐप पे जाके अपने अकाउंट्स बनाए, जिसकी वजह से वो ऐप पूरे इंडिया में बहुत फेमस हो गई। ये बाद में आके पता चला कि ये उस ऐप के जरिए जितने भी लोग थे उसको अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस्तेमाल कर रहे थे और दूसरे कामों में इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, एक चीज का आपने जिक्र किया कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। देखिए, ऐसा नहीं है। जिस वजह से हमें लगता है इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, वो क्या चीज है? देखिए, इंडिया की जो दौलत है वो चंद सरमायादार ब्राह्मण, जो उनके कुछ खानदान हैं, उन तक महदूद है, जिसकी वजह से इंडिया के अदाद-ओ-शुमार वो बड़ी तादाद में दिखाए जाते हैं, जबकि इंडिया की जो आबादी है, यूनाइटेड नेशन के जितने स्टैट्स अगर आप चेक करें, तो वो खत-ए-गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। उनकी जो मैक्सिमम 50% से ज्यादा आबादी है। अब हुआ ये था कि जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, इनका जो सारी इलेक्शन कैंपेन है, आज तक की इलेक्शन कैंपेन, वो पाकिस्तान पे बेस करती थी। और बेसिकली इस बात पे बेस करती थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप हैं और इंडिया को वहां पे हमला करना चाहिए, बलूचिस्तान तोड़ के अलग कर देना चाहिए। इस तरह के इनकी 4-5 पार्टी के जो मेजर पॉइंट्स थे, जिन पे ये अपनी पॉलिटिक्स खेलते थे। अब हुआ ये कि बलूचिस्तान तो ये अलग नहीं कर सके, कुलभूषण यादव पकड़ा गया, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर जो इन्होंने 2019 में करके देख लिया, उस पे इंडिया की दुनिया भर में बहुत ज्यादा ना सिर्फ बेइज्जती हुई, बल्कि बीजेपी को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया ऑन ग्राउंड, इनके जो होम टाउन था। अब इससे प्रॉब्लम बीजेपी को क्या आई? इससे सबसे बड़ी जो बीजेपी को प्रॉब्लम ये आई कि बीजेपी पे जिन बड़े बड़े हिंदू सरमायादारों ने इन्वेस्ट कर रखा था, उन्होंने देखा कि बीजेपी शायद अगले इलेक्शन में ना जीते। उन्होंने अपना जो पैसा था वो वापस लेना था, तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये किया कि जो बड़े बड़े असासे थे हुकूमत हिंद के या भारतीय हुकूमत के, उनको इन बड़े बड़े हिंदू सरमायादारों को बेचना शुरू किया, जिसकी मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। ये किसी कंट्री में नहीं होता कि किसी कंट्री में आप ये नहीं सोचेंगे, सुनेंगे कभी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में पीआईए को बेच दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा हुआ। हिंदुस्तान की जो सरकारी एयरलाइन है वो एक प्राइवेट कंपनी को, टाटा खानदान को बेच दी गई। यही टाटा खानदान है जिसमें काम करने वाले आधे से ज्यादा मुलाजमीन आज बीजेपी में, और बीजेपी में उनको अहम ओहदे दिए गए हैं। तो ये टेक फोग नामी इनका ऑपरेशन है, ये तो इनकी जो बहुत बड़ा इनका जो नेटवर्क है उसका एक छोटा सा पार्ट है।
इनका नहीं, तो जब ड्रग्स इतने का बड़े-बड़े बिजनेस है नेटवर्क्स आपको। मौजूद हैं और भारतीय इंतहा पसंद टेक्नोलॉजी का इस तरह से गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं उस्मान फारूक साहब, और अभी हमने ये थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट चलाई थी कि किस तरह से मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़तों को उछालने की कोशिश की जा रही है, ऑनलाइन उनकी बोली लगाई जा रही है, कभी मुखालिफिन से बदला लेने के लिए अब और बहुत सारे ओछे हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तो क्या मोदी के देश में लाकानूनियत की इंतहा है, हम ये कह सकते हैं? क्योंकि जो भी इस धंधे में मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ लाख शिकायतें कर ली जाएं, वहाँ की अपनी जो मुस्लिम ख़वातीन हैं, वहाँ की अपनी जो सहाफ़ी ख़वातीन हैं, वो भी शिकायत कर लें, तब भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। अच्छा, उसकी वजह ये है, हम्म, आपने जो बात की है कि आपने कहा है कि काफ़ी उनके खिलाफ शिकायतें हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उसकी वजह ये है, ये इंडियन पार्लियामेंट जो है, बीजेपी हुकूमत जो है, ये दुनिया की वाहिद पार्लियामेंट है, आप गूगल कर लीजिएगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के जो अफ़राद हैं, उन पे हैं। और आपको ये बात शायद सुन के बहुत सारे लोगों को हैरत होगी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर इतने केसेस थे कि इनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले यूएस और यूके में इनकी आमद पे पाबंदी लगाई हुई थी। पाबंदी थी, बिल्कुल। समहाउ जस्ट लाइक जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ टेररिस्ट हाँ। हैं, उनकी यूएस और यूके में दाखिले पे पाबंदी है कि ये जब दाखिल होंगे यूके या यूएसए में, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं थे, इन पर ये पाबंदी लगी हुई थी। तो जब ये चोरों, डाकुओं और कातिलों का गिरोह हुकूमत में बैठा, और ये इंडियन मीडिया कह रहा है, आप गूगल उठा के देख लें। अच्छा, एक और रिपोर्ट भी है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये है कि खवातीन के खिलाफ जराइम में, जिन लोगों ने जराइम किए हैं, जिन पॉलिटिशियंस में, वो पॉलिटिशियंस का सबसे ज्यादा ताल्लुक, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, वो हम्म। हिंदुस्तान से है। तो ऐसे में आप इनसे क्या तवक्को रखेंगे कि ये किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आप चोर से तो ये तवक्को नहीं रख सकते वो चोर को पकड़े, या किसी कातिल से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो कातिलों को पकड़े। ये चोरों, डाकुओं और डकैतों का गिरोह है। ये वो जमात है जिसने गांधी जी को कत्ल किया था। ये वो जमात है, ये वो लोग हैं जिनसे तंग आकर डॉक्टर अंबेडकर, जिसने हिंदुस्तान का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसने 1951 में रिजाइन कर दिया था। जिस बंदे ने हिंदुस्तान का आइन बनाया था, और इस आइन की ये ठीक खुशी है, मनाते हैं हर भारत के 26 अंदर बहुत सारे लोग इन जनवरी सारी को, चीज़ों से बहुत रिपब्लिक डे तंग भी मनाते हैं, हैं, जो लेकिन उसके रिपब्लिक बावजूद डे हम है। और इस देख रहे तंगी हैं की वजह कि से ये इंतहा मैं पसंदों की जानिब से जो सुली डीलर्स बुलेबाई के जरिए मुसलमान ख़वातीन की तस्वीर जब मोबाइल ऐप पर डाली गई थी, उसके मुलजिम, चलिए सज़ा उनको होती है नहीं होती है, लेकिन उनको पकड़ा ज़रूर गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मामला जो है ये हाईलाइट हो गया था। अच्छा, इसमें जो मरकज़ी जी, मुलजिम जी। था उस्मान, आप भी इस बात से आगाह होंगे कि उसने जिस लड़के ने ये ऐप बनाई थी वो आसाम की एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। तो क्या फिर हम इससे ये बात समझ लें कि ये जो तालीमी इदारे हैं, यहाँ इंतहा पसंदी के कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है इंडिया के अंदर? क्योंकि अभी ये जो काबुल में एक अटैक हुआ था, अमेरिका की एक रिपोर्ट भी सामने आई है, उसमें भी जो एक तालिब इल्म ही था भारत की एक यूनिवर्सिटी का जो उसमें मुलव्वस पाया गया, जिसने ये सारा मंसूबा जो है प्लान किया था। तो वहाँ के तालीमी इदारों में तो इंतहा पसंदी के कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है, दहशतगर्द जो है वो बनाए जा रहे हैं फिर मोदी सरकार की उसमें सरपरस्ती में। अच्छा, इस पे मैं आपको ना एक इनका पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। प्लीज। जो भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक विंग है। आपने जिक्र किया तालीमी इदारों का, मैं इस हाँ, बात को उससे लिंक अप करूंगा। ये बिल्कुल मुझे आरएसएस एक का एक मिनट विंग है। दीजिएगा, मैं आपको इनका पूरा वो जो लाइन अप समझाता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक नजरिया ये है कि जब एक बच्चा 5 या 6 क्लास में होता है, 10-12 साल का होता है, ये उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग ठीक है। होती है, वो इनके जुलूसों और जलसों वगैरह में शिरकत करता है। अच्छा, फिर वो बच्चा आहिस्ता 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 अपने कैरियर में कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। वो जिस भी फील्ड में जाता है या ब्यूरोक्रेसी में जाता है, वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का रुकन होता है, और वो उनके लिए काम करता है। ये उनका एक हलफनामा होता है। तो ये जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, ये बेसिकली इनके स्लीपर सेल्स हैं आरएसएस के। हाँ, अच्छा, इसकी सबसे बड़ी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इसकी सबसे बड़ी जी। एग्जांपल थी हालिया इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर में जिनको कत्ल करवा दिया गया। वो एक दूसरी बहस है। तो वो भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रुकन थे। वो तो बकायदा इनके मंदिरों में जाते थे, इनकी तकरीबात में शरीक होते थे विद यूनिफॉर्म। और उनको इस बात का इनाम इन्होंने ये दिया कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन मिलिट्री के लॉज में तरमीम करके
वैसे तो है ना कि 60 ईयर तक मिलिट्री सर्विस होती है, उनके लिए एक पोस्ट क्रिएट की गई, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई और उनके लिए स्पेशल ये निकाला गया कि वो 65 ईयर तक अपनी सर्विसेज देंगे और उनके लिए एक नया ओहदा निकाला गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हालांकि जो इंडिया के ओरिजिनल चीफ थे मनोज कुमार, वो इस बात से सख्त नाराज भी थे कि इनके ऊपर एक बंदे को मुसल्लत कर दिया गया जिसकी हाँ, रिटायरमेंट का नए टाइम कानून था। के जरिए किया गया है ये सारी चीज। जी 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 जी। ठीक है उस्मान फारूक, बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, आरएसएस का नज़रिया जो है वो हमें यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ के तालीमी इदारों में भी दिखाई दे रहा है, इंतहा पसंदी के कल्चर को फ़रोग दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि इतनी सारी ये जो नाम नहाद जमहूरियत के चैम्पियन के काले करतूत जो हैं, ये जब सामने आ जाते हैं तो फिर भी इसके खिलाफ साइबर क्राइम की जो कवानीन हैं उनके तहत या नफरत फैलाने के हवाले से बैनुल-अक़वामी कवानीन है उसके तहत पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। ये बड़ी अचंभे की बात है। बहरहाल उस्मान फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और सारे मामले पर बात कर रहे थे, अपना कीमती वक्त हमसे शेयर कर रहे थे। आप बहुत शुक्रिया उस्मान फारूक आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अभी प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ना है और अब भी हमें बात करनी है अमेरिका की। आपको बताना हमें यह है कि अमेरिका में महंगाई कई सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड नंबर में अमेरिकी अवाम नौकरियां छोड़ते चले जा रहे हैं। सिर्फ नवंबर के महीने की अगर हम बात कर लें तो 4.5 मिलियन अमेरिकियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। दूसरी जानिब मुलाजमत के मौके इस वक्त अमेरिका में बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़ाहिर है जब जॉब्स पर लोग ही मौजूद नहीं हैं, जो जॉब्स थी उनके पास उन्होंने छोड़ दी हैं, तो खाली आसामियाँ तो पुर करनी है और ये पुर करने के लिए बहुत सारी जगहों पर इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई आए, ये जॉब्स जो है इनको ज्वाइन करे। अमेरिकी अवाम जो हैं क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई के बावजूद नौकरियां छोड़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि जहाँ जिस मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है लोग ये सोचते हैं कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कोई ना कोई होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, कोई जॉब करनी चाहिए। बल्कि एक शख्स जो है वो 2-2, 3-3 जॉब्स की जानिब जाता है। तो फिर क्या वजह है कि अमेरिकी अवाम जो मौजूदा जॉब है उसको भी छोड़ रहे हैं? पहले एक पैकेज देखते हैं, फिर गेस्ट हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। अमेरिका में इस वक्त मुलाजमत के मौके बुलंद सतह पर, जबकि लोगों के नौकरियां छोड़ने की शरह भी तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के महीने में 45 लाख अमेरिकी नौकरी छोड़ चुके हैं। ये तादाद अमेरिकी वर्कफोर्स का 3% हिस्सा बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने के बाद से हर माह इस तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जबकि नए मुलाजमतों के मौके नवंबर के महीने में 10.6 मिलियन तक पहुंच गए। इस वक्त अमेरिका में महंगाई पिछले 30 सालों में से सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद नौकरियां छोड़ने का रुझान बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा होटल के अमले और मेहमान नवाजी के शोबे में काम करने वाले नौकरियां छोड़ रहे हैं। यही वजह है सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा भी इसी सेक्टर में हुई। इस तादाद में नौकरियां छोड़ने की मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही हैं। वबा के दौरान वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला शुरू होने पर कई लोगों को पहले दुश्वारी का सामना था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मगरबी ममालिक और खास तौर पर अमेरिका में लोग वबा के खौफ से दफ्तर वापस आने को तैयार नहीं। कई उम्र रसीदा लोगों ने भी इस वजह से कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली है। बहुत से लोगों ने कम तनख्वाह की वजह से बेहतर मुलाजमत की तलाश में ऐसा किया, जबकि बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कारोबार शुरू करने या स्टार्टअप पर काम करने के लिए नौकरी को खैरबाद कहा। मुलाजमीन की किल्लत की वजह से इस वक्त वो अफराद जो मुलाजमत की तलाश में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत बेहतर और मुराद के मुतालबात करने के लिए बेहतरीन बताया जा रहा है। मुलाजमीन की तवज्जो हासिल करने के लिए खास तौर पर रेस्टोरानों, सियाहती मकामात के आजरों के माबैन मुकाबला बढ़ता जा रहा है। जायद उजरतों और बोनस समेत दीगर मुराद के साथ औकातकार में भी सहूलत की पेशकश की जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद हर माह मुलाजमतों को खैरबाद कहने वालों में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल जी, अमेरिका में महंगाई 30 साल में, गुज़श्ता 30 साल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो जॉब्स छोड़ते चले जा रहे हैं। वजह इसकी क्या है, फैज़ुर रहमान साहब से हम जान लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका ही से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ुर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम आसमान, गुड टू सी यू, थैंक यू। फैज़ा बहुत शुक्रिया आपका। टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद आप हमारी रिक्वेस्ट पे वक्त निकाल रहे हैं सर, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा फैज़ साहब, ये फरमा दीजिएगा, किसी भी मुल्क के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करना चाह रही हूँ, कहीं भी जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो तबका ख़ास तौर पर जिसकी इनकम जो है लिमिटेड होती है
उसको उस इनकम को बढ़ाने की फ़िक्र लग जाती है। और अभी जो क्राइसिस हमने देखा है दुनिया भर के अंदर कोरोना के बाद, उसमें तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स वैसे ही चली गई थी। अब अमेरिका में ये हो क्या रहा है? क्यों सिर्फ नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में हम देख रहे हैं कि मिलियंस में लोग जो हैं वो अपनी जॉब्स छोड़ रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे सर? जी, आसमा बहुत दिलचस्प सूरत-ए-हाल है और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि वो जॉब्स या वो नौकरियाँ जिसमें निस्बतन ज़रा कम पैसे मिलते हैं, उजरतें कम हैं, वहाँ पर जॉब्स छोड़ने का रुझान ज़्यादा है। अच्छा, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो जैसा कि ख़ुद आप अगेन आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक़्त पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से दो-चार है। तो होटल्स वगैरह के या वो मुकामात जहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मेल-जोल ज़्यादा होता है, कस्टमर को आपको सिर्फ़ ये नहीं कि आप अपने ऑफ़िस में बैठ के बात कर रहे हैं, बल्कि आपको लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है। तो वो एक सेफ्टी कंसर्न भी एक है लोगों का। अच्छा, और जो आपने जैसे फ़रमाया कि महँगाई ज़्यादा होने के बावजूद लोगों का नौकरियाँ छोड़ना, तो यही उसकी एग्ज़ैक्ट वजह भी है क्योंकि महँगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब इनके जो लगे बंदे जॉब्स हैं लोगों के पास, उसमें गुज़ारा नहीं हो पा रहा। तो उनके पास जो अल्टरनेटिव्स हैं इस वक़्त, देखिए इस वक़्त अमेरिका समेत दुनिया में एक माशी इनकलाब की कैफ़ियत पैदा हो रही है जब नई-नई कंपनियाँ आती हैं, ख़ुसूसन टेक्नोलॉजी कंपनियाँ जिसमें उबर वगैरह शामिल हैं। अब उबर अगर एक साहब अगर फ़र्ज़ कीजिए होटल की फ्रंट डेस्क पे काम करते हैं या मोहतरमा, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो शाम को या किसी वक़्त उबर चला लें तो उनको उतने ही पैसे मिल जाते हैं। उनको किसी बॉस का सामना नहीं करना पड़ता, उनको नाराज़ कस्टमर्स को भुगतना नहीं पड़ता, उनको सुबह-शाम वहाँ कम्यूट करके जाना नहीं पड़ता। तो इस वक़्त जो नई इकॉनमी है जिसको कि गिग इकॉनमी कहा जाता है, जिसमें प्रॉपर रेगुलर जॉब्स नहीं होते लोगों के पास, वो ज़्यादा एक इंसेंटिव्स लोगों को ऑफ़र कर रही है। इसके अलावा आप पाकिस्तान में भी आप देखें ना तो पांडा सर्विस है। अब यहाँ पर जो डोर डैश सर्विस है जिसमें कि फूड डिलीवर होती है एक रेस्टोरेंट से किसी भी घर में, तो उसमें सिर्फ़ लोग चंद घंटे जॉब करके उससे ज़्यादा पैसे बना लेते हैं, जितना कि वो किसी एक फ्रंट डेस्क पे या किसी रेस्टोरेंट में काम करके बनाते हैं। तो ये एक महँगाई होने की वजह है, एक ज़ाहिर है कि उजरतों का मामला है, लेकिन एक और भी बहुत अहम पहलू है और ख़ुसूसन वेस्ट में और अमेरिका में वो एक है सेफ्टी नेट, सोशल सेफ्टी नेट। देखिए यहाँ पर होता ये है कि बेरोज़गारी अलाउंस अच्छा खासा मिलता है, अगर लोग बेरोज़गार हो जाएँ तो उनका अलाउंस मिलता है। उनके बच्चों के मुख्तलिफ़ उनको जो है वो भी उनको भी अलाउंस चिल्ड्रन अलाउंस दिया जा रहा है यहाँ पर बाकायदा। अच्छा, फिर मेडिकल फ्री हो जाता है। फिर बाज़ लोगों को घर भी अगर सिंगल मॉम्स हों, वो औरतें जिनके शौहर नहीं हैं किसी भी वजह से, तो वो और उनके पास अगर बच्चे हैं तो उनको ऑलमोस्ट फ्री हाउसिंग दे दी जाती है। तो सेफ्टी नेट भी इतना स्ट्रॉन्ग है, बल्कि एक जो मज़हक़-ख़ेज़ सूरत-ए-हाल पैदा हुई है पिछले 2 साल से वो ये कि वो लोग जो जिन्होंने जॉब छोड़ी हैं, वो जॉब छोड़ने के बाद इन अलाउंसेस की वजह से बेरोज़गारी अलाउंस और दूसरे जो अलाउंसेस उनको मिल रहे हैं, वो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बनिस्बत ये कि वो जो बना रहे थे अपने जॉब पर सही, बैठकर। तो सही। ये एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल है और उसकी वजह से आप ये एक मुज़ाहरा देख रहे हैं। नहीं, वैसा आप तो अमेरिका में हैं, वहाँ के मामलात को, वहाँ की चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। एक और चीज़ यहाँ ज़हन में आती है ये सोशल सेफ्टी नेट को लेकर, वो ये है कि इसमें कोई ऐसा कानून नहीं रखा गया है कि वो लोग जो जानबूझकर अपनी नौकरी छोड़ते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से नौकरी छोड़ते हैं, अपॉर्च्युनिटी होती है उसके बावजूद कहीं जॉइनिंग नहीं देते हैं, तो उनको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा? या अमेरिका में इस बात पर अब गौर किया जा रहा है क्योंकि ये जो ग्रेट रेजिग्नेशन की एक मैं कहूँगी कि मुहिम चल पड़ी है, अमेरिकी माहिरीन तो इसको यही नाम दे रहे हैं, इसको कहीं जी। रोका जा सके? क्योंकि ये तो फिर बढ़ता चला जाएगा और फिर अगर ये इसी तरह से बढ़ता चला गया, तो जब फिर एक साथ बहुत सारे लोग नौकरियों के लिए तगोदौ करेंगे, नौकरी हासिल करने के लिए, तब भी तो नौकरियों का बहरान पैदा होगा, तो फिर उससे निपटना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा फैज़ साहब? बहुत अच्छा पॉइंट है आपका ये। और इसमें बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आप बग़ैर किसी वजह के खुद नौकरी छोड़ रहे हैं, तो फिर वो आपको कम से कम बेरोज़गारी अलाउंस जो है उस तरह के लिए आप क्वालिफ़ाई नहीं करते। लेकिन आसमा ऑन टॉप ऑफ दैट बेरोज़गारी अलाउंस या अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहा जाता है, उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पे चाहे आपके पास जॉब हो या ना हो, अगर आपके पास 3 बच्चे हैं तो $1200 से लेके 1600 ऑलमोस्ट $1700 के करीब तो आपको वैसे ही आजकल मिल रहे हैं। ज़ाहिर है एक हद है उसकी, लेकिन
कुछ अरसे बाद ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि बेरोज़गारी अलाउंस के अलावा भी हैं। लेकिन कुछ इसमें वर्क अराउंड्स भी हैं, जिसे हमारे पास हम लोग अपने जुगाड़ जो कहते हैं, बहुत से लोग उसमें हम ही शामिल नहीं हैं। यहाँ पर जो अमरीकी शहरी हैं, वो भी एक हद तक जुगाड़ से काम लेते हैं, कुछ इस तरह से नौकरी छोड़ते हैं कि वो बेरोज़गारी अलाउंस के लिए क्वालिफ़ाई कर पाएँ। लेकिन ये एक लिमिटेड, जैसे आपने फरमाया है कि अगर ऐसी मामला चलता रहा तो चीज़ें ज़ाहिर है एक ऐसे इस नहज पे पहुँच जाएँगी जहाँ के मामलात को मैनेज करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी रिलीफ़्स है जो उन लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ अलाउंसेस हैं और ख़ुद बेरोज़गारी अलाउंस के साथ, बल्कि पिछले दिनों जो है जब ट्रंप जब थे, तो बेरोज़गारी अलाउंस में सिर्फ़ $2400 पर मंथ ऑन टॉप ऑफ योर रेगुलर जो अलाउंस है, वो दिया जा रहा था। तो आप जस्ट इमेजिन कि अगर वो कोई साहब, अगर फ़र्ज़ कीजिए या कोई साहबा अगर सिर्फ़ $2500 बनाती थीं अगर 1 महीने में, तो वो कोई 4 या साढ़े $4000 उनको घर बैठिए दिए जा रहे थे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी गई थी जो कि नाक़ाबिल फ़हम थी, लेकिन उस अलाउंस में अब कुछ कमी आई है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप ये एक फ़िनोमेनन देख रहे हैं, जिसको जैसे कि आपने ख़ुद फ़रमाया कि इसको एक ग्रेट रेज़िग्नेशन का एक लक़ब दिया गया है, टाइटल दिया गया है इस पूरे फ़िनोमेनन को। लेकिन ये एक चीज़ें मैनेज होंगी और उस वक़्त होंगी जबकि बेनिफिट्स की तादाद या बेनिफिट्स के जो अमाउंट है जब कुछ कम होंगे, तो इकॉनमी और फिर उसके अलावा जहाँ अब अगर फ़र्ज़ कीजिए हर कोई उबर चलाने चाह रहा है और हर कोई अगर डोरडैश पे जा रहा है, तो वहाँ पर भी सैचुरेशन हो रही है। तो उस सैचुरेशन के बाद फिर ज़ाहिर है लोग जब जाएँगे दोबारा अपनी जॉब्स पर जाना शुरू होंगे, तो आप विदिन अ ईयर और 2 कुछ करेक्शन आप देखेंगे। लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं वो खुद एक महँगाई बहुत बड़ा फैक्टर है इस वक़्त वाक़ई, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त महँगाई हो चुकी है। अब हमको डेली बेसिस पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें गैस यानी पेट्रोल प्राइसेस से लेकर जो आम खुर्द व नोश की अशिया हैं, उसमें आपको बेपनाह इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है और यही वजह है कि लोग अब चाहते हैं कि थोड़ा ऐसी इनकम में जाएँ, ऐसी जॉब्स में जाएँ जहाँ उनको एक क्विक मनी मिले और ज़्यादा पैसे बनें। अच्छा ठीक है। मुझे ये बता दीजिएगा फैज़ साहब कि अब हमने पहले कोविड के बाद सारे जिस तरह से वेरिएंट्स देखे हैं, ओमिक्रॉन के केसेस अब बहुत ज़्यादा अमेरिका में फैलते चले जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से फैलते चले जा रहे हैं। अब क्या बताएंगे आप, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहाँ पर माहिरीन की जानिब से? मईशत जो है अमेरिका की वो और तनज़्ज़ुली की जानिब जा सकती है, और ज़्यादा सूरत हाल बिगड़ सकती है? और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं चूँकि पाकिस्तान में मौजूद हूँ, आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, बहुत सारे हमारे नाज़रीन पाकिस्तान में, हम पाकिस्तानियों को चूँकि बहुत सारी जॉब्स की ज़रूरत होती है, तो जब अमेरिका में हम जॉब्स के लोगों के छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक ऑब्वियसली सवाल यहाँ पर हमारे जहनों में फ़ौरन से ये पैदा हो जाता है कि चलें जी, शायद हमारे लिए अमेरिका में मौके होंगे। अगर हम अमेरिका किसी तरह से पहुँच जाते हैं, तो वो जो लाखों नौकरियाँ लोगों की जानिब से छोड़ी गई हैं, वो हमें मिल जाएंगी। तो क्या ऐसा हो रहा है? दीगर ममालिक के लोगों के लिए मौके हैं वहाँ पे फैज़ साहब? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। जो करीब के लोग हैं, जैसे मेक्सिको वगैरह के, सेंट्रल अमेरिका के लोग हैं, वो जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ऐसे जॉब्स जिसमें कोई बाकायदा आपको पेपर्स की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती, मिसाल के तौर पर लॉन्स वगैरह को मेंटेन करना, रेस्टोरेंट्स वगैरह की सफाई वगैरह, वहाँ पर वो या किसी खेतों में खेत में जाकर काम करना, वहाँ काम पर ये करना। लोग एब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा हमारे पाकिस्तानी भाइयों से, जो कि बहन भाइयों से, जो कि पाकिस्तान में हैं इस वक़्त, वो बग़ैर किसी प्रॉपर तरीक़े के, लीगल तरीक़े के यहाँ आने की कोशिश ना करें। अगर खुदा न ख़ास्ता उन्होंने गैर कानूनी तौर पर यहाँ आने की कोशिश की, तो मसाइल, बहुत शदीद मसाइल हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। और ये उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि अभी इनका चूँकि सेफ्टी नेट है, ये एक टेम्परेरी एक चीज़ है, एक आर्ज़ी तौर का पर आप इसको देख रहे हैं। कुछ दिनों बाद जो है ज़ाहिर है कि मामला डिफ़रेंट होंगे। और आपने जो दूसरी बात ये की कि जो मईशत पे जो इसका असर हो रहा है, क्या मईशत इसकी ख़राब होने जा रही है आइंदा दिनों में, तो एक्चुअली इंडिकेटर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। बल्कि अभी जो कल ही जो एक रिपोर्ट आई है इनकी, यहाँ जो फेडरल रिजर्व बैंक जो होता है, वो अब बाकायदा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस वक्त जो है अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जो एक सरकारी शरह सूद है वो ज़ीरो है, जिससे कि जो कि हमारे अपने ममालिक में होना चाहिए, खुसूसन इस्लाम के हवाले से। लेकिन यहाँ पर वो ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो इसलिए की गई थी ताकि ज़रा लोगों को आसानी से कर्ज़े मिलें, वो अपने कारोबार में कर्ज़े लेके अपने एक मेहनत करें, नौकरियाँ फराहम करें लोगों को। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि थोड़ी माशी थोड़ी सी जो है मईशत बहाल हो रही है, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है,
तो अब अगले महीने से इंटरेस्ट रेट में भी आहिस्ता-आहिस्ता इज़ाफ़ा होगा। तो एक इट्स अ बिग इंडिकेटर। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरा मशवरा ये है हमारे बहन-भाइयों को कि वो कोई ऐसा ख़तरा ना मोल लें, कोई इंसानी स्मगलर्स के हाथों तमाशा बनने की कोशिश ना करें, अपने पैसे ज़ाया ना करें। हाँ, अगर एक उनके पास कानूनी तरीक़ा अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर अपनाएँ। ऑफ़ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ़ अपॉर्च्युनिटीज़ हियर, स्पेशली वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, जो पढ़ना लिखना जानते हैं और जिनके पास कोई स्किल है, उनके लिए यकीनन यहाँ पर बहुत मौक़े हैं। उसके अलावा ठीक है, बराए बात वही है फैज़ साहब जो आप फरमा रहे हैं कि उसके लिए बेहतर तरीका भी अपनाया जाना चाहिए, लीगल होना चाहिए। इल्लीगल तरीके से अगर आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर आपके लिए सिवाय परेशानी के अमेरिका के अंदर भी कुछ नहीं है। मेरा पूछने का मकसद भी यही था, ज़ाहिर है हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख के, इसको सुन के, समझ के जी कि अमेरिका में तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी निकल आई है, तो लोग बहुत सारे दूसरे तरीके इख्तियार करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारा मैसेज था वो आपके इस जवाब के ज़रिए पहुँच गया। फैज़ुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका से हमेशा हमारी रिक्वेस्ट पर जब भी हम आपसे दरख्वास्त करते हैं हमारे साथ मौजूद होते हैं, अपना तज्ज़िया शेयर करते हैं और जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल अमेरिका की होती है, चाहे किसी भी पहलू को लेकर हमें आपसे बात करना हो, आप उसको बयान फरमाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब इसके लिए आपका। फैज़ साहब से हम बात कर रहे थे जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़ात्मे की जानिब बढ़ रहा है। चलते चलते हमें आपको बताना यह है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के दरमियान आज होने वाले दिफाई माहदे पर बात हो गई है, इस पर सिग्नेचर्स हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान के माबैन दिफाई शोबे में ताउन का माहदा तय पा गया है, जिसे खित्ते में चीन के बढ़ते असर रसूख के तनाजुर में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। खित्ते में ज़्यादा असर रसूख और ताकत से मुतालिक चीनी ख्वाहिशात के पस मंज़र में होने वाले इस दो तरफ़ा माहदे पर जापानी वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने आज एक वर्चुअल मुलाकात के दौरान दस्तखत किए हैं। दोनों ममालिक दिफाई हवाले से इत्तेहादियों के तौर पर एक दूसरे के मज़ीद करीब आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने जापान को एशियाई खत्ते में अपना सबसे करीब तरीन स्ट्रेटजिक शराकतदार करार देते हुए कहा कि इस माहदे से दोनों ममालिक के माबैन अस्करी शोबे में ताउन में इजाफे और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें आसान हो जाएंगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान कुदरती आफात के खिलाफ भी बाहमी ताउन कर सकेंगे। दूसरी जानिब जापानी वज़ीर आज़म ने भी इस दिफाई माहदे को बड़ी अहम पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुकात दीगर ममालिक से सलामती के मामलात में ताउन के हवाले से मिसाली हैसियत के तौर पर देखे जाएंगे। जापानी वज़ीर आज़म ने बरतानिया और फ्रांस के साथ भी इस किस्म के माहदे करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ऑस्ट्रेलिया भी चीन के हवाले से ताइवान पर बढ़ते दबाव, खित्ते में होने वाली ये जो भी सूरत हाल है, तिजारती तनाज़ात हैं, इनके तनाजुर में अपनी तशवीश पर अमेरिका, बरतानिया, जापान और भारत से दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाता आ रहा है। और आज होने वाली इस मुलाकात में दोनों हुकूमती सरबराहान ने 2007 के ऑस्ट्रेलिया जापान दिफाई ताउन मुआहदे के मुश्तरका एलामिया की भी जल्द तजदीद पर इत्तफाक किया है ताकि बाहमी ताल्लुकात की सम वाज़ेह की जा सके। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।